मध्य वर्ग के विवेक और विनीता अपनी इकलौती बेटी उर्वशी और वृद्ध माता पिता के साथ बहुत ही सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। परिवार छोटा ही था, घर में जरूरत की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। ज्यादा की लालसा उनके मन में बिल्कुल नहीं थी। यदि कोई चाहत थी तो केवल इतनी कि अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर बहुत ही अच्छा भविष्य दे पाए। उर्वशी भी अपने माता पिता की इस चाह पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही थी। 10 वर्ष की उर्वशी पढ़ने में होशियार होने के साथ ही खेलकूद में भी बहुत अच्छी थी और जीत भी हासिल करती थी। वह स्कूल में सभी टीचर्स की चहेती बन गई थी। विनीता अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देती थी। उसे रोज पढ़ाना उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। विवेक ऑफिस से आने के बाद उसे खेलने बगीचे में ले जाते थे। रात को अपने दादा दादी के साथ कहानियां सुनकर उसके दिन का अंत होता था। इस तरह से उसकी इतने अच्छे संस्कारों के बीच परवरिश हो रही थी। उर्वशी 5वीं कक्षा में थी। वह प्रतिदिन बस से ही स्कूल आती जाती थी। विनीता रोज उसे बस में बैठाने और लेने आती थी। यदि किसी दिन बस आने में थोड़ी भी देर हो जाए तो विनीता बस के ड्राइवर को फोन लगा देती थी। बस से उतरते ही उर्वशी अपनी माँ को समझाती, अरे मम्मी, कभी कभी किसी बच्चों की माने आने में देर कर देती है, इसलिए देर हो जाती है। जब तक बच्चों की माने नहीं आती तब तक छोटे बच्चों को बस से नीचे भी नहीं उतरने देते। आप क्यों चिंता करती हो, हमारी बस में और स्कूल में सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा मेरी माँ, मैं समझ गई। उर्वशी के स्कूल में हफ्ते में 2 दिन खेलकूद का पीरियड होता था। इस पीरियड का बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते थे। उर्वशी को भी इंतजार रहता था। वह बहुत तेज दौड़ती थी। खेलकूद के टीचर महेश सर, जिनकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष होगी, हमेशा उर्वशी की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देते थे और उसकी पीठ थपथपाना, उसकी तारीफ करना सर की आदत में शामिल हो चुका था। छोटी उर्वशी भी उनके साथ बहुत घुल मिल गई थी। महेश की नीयत इस बच्ची के लिए खराब हो चुकी थी। हवस दिन ब दिन उसके ऊपर हावी होती जा रही थी। अब वह मौके की तलाश में था कि किस तरह अपनी हवस को शांत करे। चंचल और सुंदर उर्वशी को अपना शिकार बनाकर स्वयं कैसे बच निकलना है, ये पूरी योजना एक षड्यंत्र के तहत महेश के मन मस्तिष्क में चल रही थी। एक दिन उर्वशी को अपने पास बुलाकर उसने कहा, उर्वशी बेटा, अभी एक इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है और तुम तो कितना तेज दौड़ती हो। मैंने उसके लिए तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। अब तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तुम ये बात अपने घर पर बता देना। उर्वशी सर के मुंह से ये सुनकर बहुत खुश हो गई। जी सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी और जीतूंगी भी। मैं आज ही मम्मी पापा को ये बता दूंगी। मेरे घर में सब बहुत खुश हो जाएंगे। सर, हमें कब जाना है? वह मैं तुम्हें बता दूंगा, और यह बात अपनी क्लास में अभी किसी को भी मत बताना, वरना सब ईर्ष्या करने लगेंगे। ठीक है सर, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हम जीतने के बाद ही सबको बताएंगे। हाँ बिल्कुल, महेश ने उत्तर दिया। उर्वशी, चॉकलेट खाओगी? नहीं सर, मेरी मम्मी ने कहा है किसी से भी खाने की कोई चीज नहीं लेना। अरे लेकिन मैं तो तुम्हारा सर हूँ, मुझसे लेने के लिए तुम्हारी मम्मी कभी मना नहीं करेगी। अच्छा बोलो, तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही चीज लेकर आऊंगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उर्वशी इतना कहकर वहाँ से चली गई। उर्वशी ने अपने घर जाकर जब इंटर स्कूल कंपटीशन की बात बताई तो घर में सभी लोग बहुत खुश गए। अब महेश की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वह जल्दी से जल्दी अपनी कामेच्छा पूरी करना चाहता था। बुधवार को खेलकूद के पीरियड के दौरान महेश ने उर्वशी को बुलाकर कहा, उर्वशी, शनिवार को कंपटीशन है, तुम सुबह 9 बजे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार रहना। मेरे साथ 2 बच्चे और भी होंगे जो हमारे साथ ही चलेंगे। जी सर, कहकर उर्वशी जाने लगी। तभी महेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जीतना है, अपने सर की इच्छा पूरी करोगी ना? जी सर, मैं बहुत तेज दौड़ूंगी। उर्वशी ने घर पहुंचकर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, शनिवार को मेरी रेस है, मुझे यूनिफॉर्म पहन कर जाना है। सुबह 9 बजे सर आएंगे और खेलकूद खत्म होने पर सर ही मुझे वापस भी छोड़ देंगे। ठीक है उर्वशी बेटा, तुम हिम्मत से दौड़ना, डरना नहीं। हाँ मम्मी। आज शनिवार का दिन था। सुबह 9 बजे महेश कार में 2 बच्चों को बैठाकर उर्वशी को लेने उसके घर आ गया। उर्वशी के मम्मी पापा उसे नीचे लेकर खड़े महेश का इंतजार कर रहे थे। महेश ने कार में बैठे बैठे ही विवेक और विनीता को गुड मॉर्निंग कहा। वे कुछ पूछते उससे पहले ही महेश ने कहा, उर्वशी बेटा, जल्दी चलो, देर हो रही है। जी सर, कहकर उर्वशी कार में बैठ गई। तभी विनीता बोली, सर ध्यान रखना उर्वशी का। जी मैडम, आप चिंता न करें, मैं खुद उर्वशी को वापस छोड़ने भी आ जाऊंगा, कहकर महेश ने कार चला दी। कुछ दूर जाकर उसने उन दोनों बच्चों को जो उसकी पहचान के थे उतार दिया। इन बच्चों को वही यूं ही घुमाने के लिए ले आया था ताकि उर्वशी के माता पिता ऐसा समझे कि दूसरे बच्चे भी साथ हैं। अब कार में महेश और उर्वशी ही थे। उर्वशी ने पूछा, सर वे दोनों बच्चे कहाँ गए? उर्वशी पहले कह रहे थे कि हमें भी चलना है खेलकूद देखने, पर फिर पता नहीं क्यों कहने लगे हमें नहीं चलना, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया। महेश ने कार को काफी तेज रफ्तार से चलाकर एक सुनसान रास्ते पर डाल दिया। नन्ही उर्वशी महेश के मन में चल रहे पाप से अनजान थी। इतना सोचने समझने की उसमें बुद्धि ही नहीं थी। वह तो बाहर की तरफ देखकर खुश हो रही थी। उसे महेश सर पर विश्वास था, इसलिए डर का एहसास नहीं था।
कुछ दूर जाकर महेश ने जयों के बीच अपनी कार को रोक दिया। ये देख उर्वशी ने कहा, क्या हो गया सर, यहाँ तो जंगल जैसा दिख रहा है, हम यहाँ क्यों आए हैं? उर्वशी, लगता है कार खराब हो गई है, तुम पीछे की सीट पर बैठ जाओ, मैं कार ठीक करता हूँ। उर्वशी बात मानकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। महेश इसी मौके की तलाश में था, वह भी जल्दी से पीछे आकर बैठ गया। महेश ने कहा, उर्वशी तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, आओ मेरे पास आओ, मेरी गोदी में आकर बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे गोदी में नहीं बैठना, उर्वशी ने जवाब दिया। क्यों उर्वशी, क्या तुम अपने सर से प्यार नहीं करती? आ जाओ, मैं तुम्हें आज एक नया खेल सिखाऊंगा। नहीं, मैं गोदी में नहीं आऊंगी, मेरी मम्मी मना करती है। उर्वशी के इनकार करने पर महेश उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में भरने लगा। उर्वशी चिल्लाई, सर मेरी मम्मी मना करती है, आपने मुझे किस क्यों किया? उर्वशी, वह तो तुम्हारी मम्मा गंदे लोगों के लिए बोलती है, मैं तो तुम्हारा सर हूँ ना। इतना कहते कहते महेश आवेश में आ गया। छोटी सी उर्वशी और कुछ भी न कर सके, इसलिए अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर दिया। 6 फुट के ऊंचे पूरे जवान ने नन्ही सी बच्ची के कमजोर शरीर को अपने आगोश में भर लिया और जी भर कर उसके कमसिन नाजुक शरीर के साथ मनमानी कर अपनी महीनों की हवस को शांत करने लगा। उर्वशी दर्द से कराहती रही, छटपटाती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाए और कुछ कह भी नहीं पाए। अपनी हवस शांत कर लेने के बाद महेश ने कहा, उर्वशी यह बात किसी को भी नहीं बताना, ये बात तुम अगर अपने घर पर बताओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत मारेंगे। महेश ने बार बार प्यार से कहकर उसके दिमाग में ये भर दिया कि यह बात किसी को भी नहीं बतानी है। कमजोर पड़ चुकी उर्वशी खुद से कपड़े भी नहीं पहन पा रही थी, वह लगातार रो रही थी। तब महेश ने खुद ही उसे कपड़े पहना दिए। उर्वशी के कोमल होंठ नीले पड़ चुके थे। उसकी ऐसी हालत देखकर महेश ने उसे समझा, उर्वशी अपने घर जाकर कहना कि रेस के समय तुम बहुत जोर से गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई है। उर्वशी कितनी भी छोटी हो, किंतु वह ये तो समझ ही गई थी कि उसके साथ यह बहुत ही बुरा हुआ है। वहाँ से निकलकर महेश ने उर्वशी को उसके घर के पास ही छोड़ दिया और खुद तेजी से कार भगा कर चला गया। उर्वशी किसी तरह से कराहती हुई घर पहुंची और बेल बजाए। विनीता दरवाजा खोलने आए और उर्वशी की ऐसी हालत देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई, क्या हुआ मेरी बच्ची को? विनीता की चीख सुनते ही विवेक भी वहां आ गया और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वह भी घबरा गया। उर्वशी को विनीता ने गले से लगा लिया, वह जोर जोर से रो रही थी। विवेक और विनीता हैरान थे, डरे हुए थे। क्या हो गया बेटा? वे बार बार पूछ रहे थे, किंतु उर्वशी कुछ भी नहीं बोल रही थी, केवल रोती ही जा रही थी। आखिरकार उर्वशी ने उन्हें बताया, मम्मी मैं रेस के समय बहुत ज्यादा जोर से गिर गई थी, मुझे बहुत चोट आई है, सब दुख रहा है, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे सोने दो मम्मा। नहीं बेटा चलो, पहले मैं तुम्हें नहला देती हूँ, कपड़े बदल कर डॉक्टर को भी दिखा देते हैं, तुम्हारे होंठों पर कितनी चोट लगी है। कहते हुए उर्वशी का हाथ पकड़कर विनीता उसे नहलाने ले गई। उर्वशी को बाथरूम में नहलाते समय उसके कपड़ों पर खून के निशान देखकर विनीता चौंक कर चीख उठी। उर्वशी बेटा ये ब्लड कैसे निकला तुम्हें? विनीता घबरा गई और टॉवेल में लपेटकर उर्वशी को बाहर ले आई। उसने विवेक को उर्वशी के कपड़े दिखाकर रोते हुए कहा, विवेक हमारी बच्ची के साथ। विवेक ने बीच में ही उसे रोककर उर्वशी से पूछा, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे साथ गंदी बात की है क्या? किसने किया? कौन था वह बताओ? उर्वशी ने डरी हुई आवाज में कहा, मैं रेस के समय गिर गई थी इसलिए लग गई है पापा। तभी विनीता ने कहा, उर्वशी बेटा सच बताओ, गिरने से ऐसी जगह पर चोट नहीं लगती? उर्वशी ने कहा, आप मुझे मारोगी ना मम्मा? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगी बेटा, कोई नहीं मारेगा, सब सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मम्मा महेश सर ने कहा था कि यह बात किसी को भी मत बताना वरना वे लोग तुम्हें मारेंगे। विनीता ने बहुत प्यार से पता कर उससे सारी बात पूछी। उर्वशी ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। माँ बाप की तो मानो दुनिया ही लुट गई। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा पर वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वे खुद को दोषी समझने लगे कि उन्होंने उस इंसान पर भरोसा ही क्यों किया। उर्वशी के दादा दादी भी अपनी पोती की ऐसी हालत देखकर रोने लगे। तभी विवेक ने कहा, विनीता चलो पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं, उस पापी को इस कुकर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। किंतु विनीता ने साफ इनकार कर दिया। नहीं विवेक, हम मध्यवर्गीय लोग हैं, यदि एक बार हमारी बच्ची के विषय में ये पता चल जाएगा तो समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग उसे अलग नजरों से देखेंगे और जब वह बड़ी होगी तो कौन करेगा इस दाग के साथ उससे शादी? तभी विनीता ने उर्वशी से कहा, उर्वशी बेटा ये बात किसी को भी मत बताना, अपने होठों पर ताला लगा लो और जितनी जल्दी हो सके इसे भूलने की कोशिश करना। विवेक ने जब डॉक्टर के पास चलने को कहा तो बदनामी के डर से विनीता ने मना कर दिया और कहा, घर पर ही दवा लगाकर ठीक करेंगे। उर्वशी सोचने लगी कि जो बात उसे सर ने कही थी कि किसी को भी नहीं बताना, वही बात मम्मी भी कह रही है। अपनी मम्मी की बात मानकर उर्वशी ने अपने होठों को तो सिल लिया, लेकिन अपने मन का वह क्या करे जिससे वह घटना निकलती ही नहीं। उस भयानक घटना का खौफ हर समय उसके दिल में साया बनकर मंडराने लगा।
विवेक और विनीता ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे देवास छोड़कर कहीं और चले जाएंगे ताकि नए माहौल में उर्वशी यह सब भूल जाए। जल्द ही विवेक ने स्कूल जाकर उर्वशी का नाम वहां से कटवा लिया और अपना ट्रांसफर भोपाल करवा लिया। वे देवास छोड़कर चले गए। शारीरिक तौर पर उर्वशी धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी, किंतु मानसिक तौर पर वह सदमे में ही थी। भोपाल आकर उर्वशी को स्कूल में दाखिला मिल गया। पूरा परिवार हर समय उर्वशी को खुश रखने की कोशिश में लगा रहता था। लाख कोशिश के बाद भी उर्वशी के चेहरे पर पहले की तरह मुस्कान नहीं आ पा रही थी। उधर कुछ दिनों तक महेश छुट्टी पर ही रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि उसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, तभी उसने पुनः स्कूल आना शुरू किया। तब उसे पता चला कि उर्वशी ने तो स्कूल छोड़ दिया है और वह लोग कहीं और चले गए हैं। अब महेश अपने द्वारा किए गए पाप के डर से मुक्त हो गया। ऐसे लोग शायद जानते हैं कि बदनामी के डर से पीड़ित लड़की का परिवार चुप्पी साध लेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उर्वशी अब बड़ी हो रही थी और बड़े होने के साथ ही वह ये भी समझ चुकी थी कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। किसी से भी कुछ नहीं कहना, अपने होठों पर ताला लगा लो, ये शब्द उसे आज भी याद थे जो उसे परेशान कर देते थे। साथ ही उसे अपने पापा के शब्द भी याद थे कि उस पापी को इस कुकर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। अभी तक वह अपने साथ हुई जबरदस्ती को भूल नहीं पाई थी। वक्त के साथ साथ उर्वशी की नफरत भी बढ़ती ही जा रही थी। वह अपने मन में अब तक ये दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि किसी भी कीमत पर उस चरित्रहीन इंसान से बदला लेना ही है। उर्वशी की ऐसी मनोदशा से उसका परिवार अनजान था। वे सब इस भ्रम में थे कि उर्वशी उस घटना को भूल चुकी है, लेकिन नफरत और बदले का ज्वालामुखी जो उर्वशी के अंदर धधक रहा था, उसका शांत होना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। अब तक उर्वशी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अपने कॉलेज के कैंपस में चयनित होने के उपरांत नौकरी के लिए उर्वशी ने देवास का चयन किया, जहां वह इस खौफनाक घटना का शिकार हुई थी। उर्वशी का ये निर्णय देखकर विवेक चिंताग्रस्त हो गया और फिर उर्वशी से पूछा, बेटा उर्वशी, देवास ही क्यों? उर्वशी ने हंसते हुए जवाब दिया, पापा वही तो सबसे पास है, जब भी मन करेगा आसानी से यहाँ आपके पास आ सकूंगी। उर्वशी से बात करने के बाद रात में विवेक ने विनीता से कहा, उर्वशी ने वही शहर क्यों पसंद किया? उसके पास और भी चॉइस थी। मुझे चिंता हो रही है। नहीं विवेक, ऐसी तो कोई बात नहीं है। 12 वर्ष बीत गए हैं, तब वह बहुत छोटी थी। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। नौकरी ज्वाइन करने का वक्त आ गया और उर्वशी घर में सभी का आशीर्वाद लेकर चली गई। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद वह उस स्कूल में पहुंची जहां उसके बचपन की खौफनाक यादें जुड़ी हुई थी। शिक्षिका के पद के लिए आवेदन पत्र देने के बहाने से वह कुछ टीचर्स से मिली और बातों ही बातों में खेलकूद की बातें छेड़ते हुए महेश के विषय में पूछ लिया। तब उसे पता चला कि महेश अब एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स शोरूम का मालिक है। महेश के विषय में ये सुनकर उर्वशी का खून खोल उठा। वह सोचने लगी कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला मौज की जिंदगी जी रहा है, किंतु अपनी उस गलती पर अब उसे अवश्य ही पछताना होगा। इतना बड़ा जाना माना शोरूम ढूंढने में उर्वशी को समय नहीं लगा। शोरूम के अंदर जैसे ही वह पहुंची, उसे सामने ही महेश शांत से बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही वह पहचान गई। वह थोड़ा सहम गई, किंतु तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया। एक साधारण सी ड्रेस में बिना मेकअप के भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। उर्वशी को देखते ही महेश की आंखें उस पर जा टिकी। महेश को अनदेखा कर अंदर जाकर उसने सेल्समैन से कहा, जी बैडमिंटन के रैकेट दिखाए। जी मैडम, अभी दिखाता हूँ। तब तक महेश वहाँ आ गया और सेल्समैन से बोला, तुम बैंक जाकर चेक जमा करके आओ, कस्टमर को मैं अटेंड करता हूँ। कहिए मैडम, क्या चाहिए आपको? जी बैडमिंटन के रैकेट दिखाए, उर्वशी ने जवाब दिया। जी जरूर, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप किस स्कूल की तरफ से आए हैं? जी नहीं, मैं किसी भी स्कूल से नहीं आई हूँ, मुझे अनाथालय के बच्चों के लिए कुछ सामान चाहिए। अरे वाह, तो समाज सेविका हैं आप। जी आप ऐसा समझ सकते हैं। वाह, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपको 20% का डिस्काउंट भी दूंगा। आप बस जल्दी से मेरा सामान पैक करवा दीजिए। अपना सामान लेकर उर्वशी बाहर निकल गई और एक गहरी सांस लेते हुए सोचने लगी कि जिस सुंदरता के पीछे उसका बचपन, हंसना खेलना इस इंसान ने छीना था, उसी सुंदरता से वह भी उसकी सारी खुशियाँ छीन लेगी। आगे की कहानी आप दूसरे भाग में सुनेंगे।